Hello friends, welcome back to Dr. Deepika's channel and today we are going to discuss on the topic posology. So, what is the posology? तो जो पोसोलॉजी है वो हमने ग्रीक वर्ड से डिराइव किया हुआ है और जो पोसोस होता है उसका मतलब होता है हाउ मच और जो लोगो है इट्स द साइंस. तो सिंपली हम ये कह सकते कि द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग इन हाउ मच क्वांटिटी. तो सिंपली हम ऐसे भी कह सकते हैं जो पोसोलॉजी है वो मेडिसिन का एक ब्रांच है जो डोजेस के साथ में डील करता है. सिंपली जो ड्रग का डोज होता है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी होता है और ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो ड्रग के डोज को इन्फ्लुएंस करते हैं. ऐसे कुछ फैक्टर हैं जो ड्रग के डोज को चेंज करते हैं. तो पहला जो फैक्टर है ये है एज. तो आप ह्यूमन बींग्स को देखेंगे इट इज़ कैरेक्टराइज एज पर एज ग्रुप. तो जो नियोनेट्स है मतलब हम नियोनेट्स कह सकते हैं कि जो 30 डेज से जिनका बर्थ 30 डेज़ के अंदर है, इन्फेंट अप टू द 1 ईयर एज और चिल्ड्रेन जो 1 से 4 के बीच होते हैं और ऐसे ही कुछ जो चाइल्ड होते हैं वो 5 से 12 साल के बीच में होते हैं. इसके अलावा एडल्ट हैं और कुछ गैड्रिक पेशेंट हैं. तो जैसा आप देखिए जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके में जो एंजाइम सिस्टम है लीवर में और जो रीनल एक्सक्रीशन है वो जो है कम डेवलप होता है. इसलिए जो डोज़ है जो डोज़ है इन बच्चों में वो एडल्ट कंपैरिजन में कम होता है. लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे जो एल्डर पेशेंट होते हैं उनका जो रीनल फंक्शन होता है वो डिक्लाइन होता है. रीनल फंक्शन मतलब जैसे आप GFR देखेंगे जो उनके अंदर रीनल के अंदर में जो कुछ एंजाइम्स होते हैं वो थोड़े से इनएक्टिवेट हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दी एडल्ट. और तो ऐसे ही अगर आप मेटाबॉलिज्म रेट अगर देखेंगे लीवर में वो भी कम हो जाता है और जो ड्रग एब्जॉर्प्शन है इंटेस्टाइन में वो भी एल्डर पेशेंट में स्लो वर्क करता है. सिंपली हम कह सकते हैं इसलिए जो गैड्रेट्रिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर में जो डोज है वो लेस रखते हैं हम लोग एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन. जो दूसरा फैक्टर है वो है सेक्स. तो हम जैसे कंपैरिजन करेंगे फीमेल और मेल में तो जो कुछ ड्रग्स है जो फीमेल को दिया जाता है खासकर ऐसे वुमेन्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन. तो जो फीमेल्स है उनको स्पेशल केयर प्रोवाइड करना पड़ता है जैसे कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी के टाइम पे जो स्ट्रॉन्ग परगेटिव है वो नहीं दिया जाता है. ऐसे ही जो एंटी मलेरियल एर्गोट एल्कलॉइड ये भी प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं दिया जाता है. इसलिए नहीं दिया जाता है कि ताकि पेशेंट में जो फीटस है वो डिफॉर्म ना हो जाए. और ऐसे ही जो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, सेडेटिव ड्रग्स है ये भी ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे नहीं दिया जाता है क्योंकि ये जो ड्रग्स है वो वाइल्ड लैक्टेशन ये मिल्क में सिक्रीट होता है और जो न्यूनेट्स हैं या इन्फेंट है वो इसको कंज्यूम करते हैं. सेकेंड है बॉडी साइज़. थर्ड वन इज़ दी बॉडी साइज़. तो बॉडी साइज़ मतलब हमें ये जानना है कि जो बॉडी में ड्रग का कंसंट्रेशन वो कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है. तो सिंपली जैसे कि कोई भी एवरेज एडल्ट डोज है उनको हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सन विथ 70 kg बॉडी वेट. लेकिन मान लीजिए कि कुछ जो पेशेंट है वो फैट है या लीन है तो ऐसे भी पेशेंट का जो डोज है हम उनके बॉडी जो वेट है उनके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं. ऐसे ही जो दूसरा मेथड है डोज कैलकुलेशन करने का वो है बॉडी सरफेस एरिया. और देखा जाए जो बॉडी सरफेस एरिया है ये ज़्यादा ही एक्यूरेट मेथड है इन कंपैरिजन टू द बॉडी वेट. तो यहाँ पे ये फार्मूला दिया हुआ है. इस बेसिस पे हम किसी भी इंडिविजुअल के लिए डोज को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आप ड्रग को बॉडी में किस रूट से ले रहे हैं. IV ले रहे हैं, ओरली ले रहे हैं, स्टील कर रहे हैं बॉडी कैविटी में या टॉपिकली अप्लाइड कर रहे हैं. तो ये सभी फैक्टर अफेक्ट करता है. तो जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए इंट्रावेनस इंजेक्शन का. तो इसमें आप जो देखेंगे जो टोटल ड्रग है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में इमीडिएटली रिलीज़ होता है. और ऐसे हमें जो IV इंजेक्शन का जो डोज है वो मतलब कह सकते हैं सिंपली जो उसकी वायलिटी है वो ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन दोज वी हैव टेकन द ओरल रूट और विया एनी अदर रूट. फिर नेक्स्ट है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आप जो ड्रग है कैसे ले रहे हैं.
फूड खाने के बाद तुरंत ले रहे हैं या खाली स्टमक ले रहे हैं। तो सिंपली आप देखते होंगे जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि ये वाला ड्रग इसको मिल्क के साथ नहीं लेना है, या इस ड्रग को खाली पेट लेना है, या खाने के बाद लेना है। तो आप ऐसे देखेंगे जो कुछ ड्रग्स होती हैं वो एम्प्टी स्टमक जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाती हैं, और इस केस में अगर स्टमक में फूड प्रेजेंस है तो वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को डिले कर देती हैं, और इसलिए कहा जाता है कि जो पोटेंट ड्रग है वो कुछ मील के पहले लेना चाहिए। ऐसे ही कुछ जो इरिटेंट ड्रग होती है, इरिटेंट ड्रग मतलब जो स्टमक में इरिटेशन कॉज करती हैं, तो ऐसे ड्रग को मील के बाद दिया जाता है, इसलिए क्योंकि जो ड्रग है वो फूड के साथ डाइल्यूट हो जाए और लेस इरिटेशन डेवलप करे। फिर नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में आप देख लीजिए कि स्टिमुलेंट टाइप के जो ड्रग्स होते हैं उसको हम लोग जनरली डे टाइम पे लेते हैं, और जो जनरली सेडेटिव टाइप के जो ड्रग्स होते हैं उसको हम लोग नाइट में लेते हैं, क्योंकि जो सेडेटिव का जो डोज होता है रिक्वायर्ड इन अ डे टाइम विल बी मच हायर देन एट नाइट। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे जो अल्कोहल है, जैसे आप देखते हैं कुछ ड्रग्स के अंदर में अल्कोहल प्रेजेंट होता है इन स्मॉल क्वांटिटी, तो ऐसे ही जो अल्कोहल वाले ड्रग्स होते हैं इट इज़ अ बेटर टॉलरेटेड इन विंटर इन कंपैरिजन टू द समर। सो द नेक्स्ट वन इज़ द साइकोलॉजिकल स्टेट। मतलब आप ये देखेंगे कि जो ड्रग्स का जो रिस्पॉन्स है वो पेशेंट के साइकोलॉजिकल बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है। अगर जैसे कुछ पेशेंट है वो नर्वस हैं या एनॉक्जियस हैं, तो ऐसे जो पेशेंट है मोर रिस्पॉन्ड टू अ जनरल एनेस्थीसिया। तो अगर आप देखेंगे जैसे कि कुछ पेशेंट है उनको हमने कोई ड्रग दे दिया 3 या 4 मंथ के लिए, तो वो जो पेशेंट है वो साइकोलॉजिकली उस ड्रग के लिए एडिक्टेड हो जाते हैं। तो इस केस में उनको उस ड्रग्स की लत को छुड़वाना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए मार्केट में कुछ ड्रग्स आती है, जैसे हो गया आपका प्लेसिबो। तो प्लेसिबो जो होता है ये एक इनर सब्सटेंस होता है जिसमें कि कोई ड्रग नहीं प्रेजेंट होता है, बट हम पेशेंट को ये वाला ड्रग प्रीफर करते हैं। तो सिंपली प्लेसिबो जो ड्रग्स हैं वो हैं लैक्टोज के टैबलेट या डिस्टिल वाटर के इंजेक्शंस। तो जब कोई पेशेंट को हम साइकोलॉजिकल इफेक्ट अगर देना हो तो हम इस प्लेसिबो की हेल्प से उसको ठीक कर सकते हैं। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है पैथोलॉजिकल स्टेट। इसका मतलब अगर पेशेंट को ऑलरेडी कोई डिजीज़ है तो उस केस में भी ड्रग का जो डोज है उसको भी ये डिजीज़ अफेक्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए GIT डिजीज़ है किसी को, जैसे इसमें एग्जांपल है एक कॉलेड्रिया। मतलब इस केस में क्या होता है, एसिड का जो सिक्रीशन है वो स्टमक में रिड्यूस हो जाता है, तो इस केस में एस्प्रिन का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। ऐसे ही एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए किसी को लीवर सिरोसिस हुआ है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ लीवर डिजीज़। इस केस में कुछ ड्रग्स हैं जैसे मॉर्फिन, पेंटोबार्बिटोल, तो इनका भी जो मेटाबॉलिज्म है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अगर किसी को किडनी डिजीज़ है तो उस केस में कुछ जो ड्रग्स के सिक्रीशन है वो भी रिड्यूस हो जाते हैं, जैसे एमिनोग्लाइकोसाइड, डिजॉक्सिन और फेनोबार्बिटोल। फिर नेक्स्ट है एक्यूमुलेशन। तो कोई भी ड्रग हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दी रेट ऑफ एलिमिनेशन। तो जो ये स्लोली एलिमिनेटेड ड्रग है वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और हमारे बॉडी में फिर ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। तो इसका एग्जांपल है क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन जनरली हम ये मलेरिया केस में दिया जाता है, और इसका अगर आप बहुत ही लॉन्ग यूज़ कर रहे हैं तो ये रेटिना को डैमेज कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है इडियोसिंक्रेसी। तो ये जनरली कुछ इंडिविजुअल पेशेंट्स में ही ये केस होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पेशेंट है एस्पिरिन ले रहा है वो एस्थमा कॉज करता है। पेंसिलिन जो है वो स्किन पे इरिटेशन रैशेस कॉज करता है। उसके बाद है जेनेटिक डिजीज़। मतलब कोई पेशेंट में अगर ऑलरेडी कोई जेनेटिक डिफेक्ट है तो उसके अंदर मतलब कुछ एंजाइम्स की कमी है, तो इस केस में भी जो कुछ ड्रग्स है वो उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो फॉर एग्जांपल है आपका पेशेंट लैकिंग G6-5D, एक ये एंजाइम है। तो इसमें ये हो रहा है कि हम पेशेंट को बार बार कोई ड्रग दे रहे हैं और उसके अंदर में वो रिस्पॉन्स उसको नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, उस पेशेंट को हम हायर डोज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है आपका नेचुरल टॉलरेंस। तो आप देखेंगे जो कुछ रेसेस होते हैं कुछ ड्रग्स के लिए वो लेस सेंसिटिव होते हैं। तो एग्जांपल है इसमें आपका ब्लैक रेस।
मतलब अमेरिकन्स जो हैं वो एट्रोपिन के लिए ज़्यादा उनके पास टॉलरेंसी पावर होती है। सेकेंड है एक्वायर टॉलरेंस, मतलब किसी भी पेशेंट को अगर हम बार बार वो ड्रग दे रहे हैं लंबे समय तक, तो जो लार्जर डोज है वही सेम इफ़ेक्ट प्रोवाइड करेगा जो हम उसको नॉर्मल डोज प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद है क्रॉस टॉलरेंस। क्रॉस टॉलरेंस मतलब आप उस पेशेंट को वही ड्रग दीजिए, मतलब सपोज़ एक अल्कोहल है और दूसरा सेडेटिव ड्रग्स है, तो जो सेडेटिव वाला जो इफ़ेक्ट है वही जो उसको इफ़ेक्ट है वो अल्कोहल से मिलेगा। मतलब सिंपली हम कह सकते हैं कि फार्माकोलॉजी रिलेटेड जो ड्रग्स हैं उसको टॉलरेट करने के लिए वो कितना डेवलप कर रहा है अपने आप को। तो इस केस में अल्कोहल जो है वो मोर टॉलरेंट होता है इन कंपैरेटिव टू द सेडेटिव ड्रग। ऐसी ही टैकीफाइलेक्सिस, टैकी मतलब फास्ट, फाइलेक्सिस मतलब प्रोटेक्शन, मतलब टॉलरेंस के लिए वो अपने आप को कितना जल्दी वो डेवलप कर रहा है। मतलब अगर आप वही ड्रग बार बार उसको दे रहे हैं बहुत जल्दी, लेकिन उस केस में हमें रिस्पॉन्स में रिडक्शन होता है, और ऐसा ही जनरली इपेड्रिन और निकोटिन के केस में है। फिर नेक्स्ट है आपका ड्रग रेजिस्टेंस, मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म उस ड्रग को कितना टॉलरेट कर पा रहा है टू इनहिबिटरी एक्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल। फिर लास्ट वन है आपका ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन मतलब आप जब दो ड्रग साथ में दे रहे हैं तो या तो उनका मतलब जो ड्रग हमने साथ में दिया है एक उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा या तो एबॉलिश कर देगा, या तो कभी कभी ऐसा दोनों ड्रग्स मिलके बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन सब्सक्राइब माई चैनल।